आज का टॉपिक है प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। बहुत सारे फार्मूले इस चैप्टर में पढ़े गए थे। वो फोकस दूरी का सूत्र हो सकता है, आवर्धन के फार्मूले हो सकते हैं, या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो सकता है, जिसका फार्मूला यह बराबर r/2 बताया गया होगा। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है, फोकस दूरी जो होती है ये दर्पण के लिए है, हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये हमने बताया था। यूपी बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कक्षा 10 के हिसाब से क्लास 10 के लिए ये सिलेबस में नहीं है। इनका उपयोग तो है, लेकिन ये सूत्र कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, प्रूफ करते हैं, ये सिलेबस के अंदर तो नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये जानना होता है, वो चाहते हैं कि ये फार्मूला एक्चुअली कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो इसलिए इस पर एक वीडियो बनाया जा रहा है और आगे जितने भी फार्मूले उस पर वीडियो बना जाएंगे। तो फिलहाल चेक करते हैं। ये हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, जो टॉपिक है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से। फोकस दूरी क्या होता है? किसी दर्पण के लिए फोकस दूरी पोल से फोकस की जो दूरी होती है, फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं, और पोल से सेंटर यानी वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से या कैपिटल आर से निरूपित किया जा सकता है। तो इस फार्मूले को प्रूव करते हैं। हमने एक यहाँ पर अवतल दर्पण का उदाहरण लिया है। अवतल दर्पण के लिए हमने यहाँ पर P मतलब उसका ध्रुव हो गया पोल, F फोकस बिंदु हो गया, C वक्रता केंद्र हो गया। हमने एक समांतर किरण आपतित किया है। अवतल दर्पण पर एक समांतर किरण आपतित किया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर किरण ये आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात हमें मालूम होगा ये फोकस से होकर गुजरता है। तो ये गया और फोकस से होकर निकल गया। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब होता है। तो अभिलंब कैसे बनाया जाए? तो अभिलंब के लिए हम लोग सीधे सीधे C को A से मिला देंगे। तो C को A से यानी केंद्र को आपतन बिंदु से मिला दिया जाए तो यह अभिलंब का काम करता है। किसी भी वृत्त का अभिलंब जो होता है हमें मालूम होगा, यह ज्ञात रहे सबको कि अगर कोई भी वृत्त हो तो वृत्त का अभिलंब किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा गया हो और त्रिज्या से मिला दिया गया हो, मतलब उसको केंद्र से मिला दिया गया हो, तो ये त्रिज्या जो होती है वो खुद अभिलंब का काम करता है। केंद्र की जो त्रिज्या होती है उस बिंदु पर अभिलंब का काम करता है, इतना याद रहे। इसलिए हमें यहाँ पर अलग से कोई अभिलंब खींचने की आवश्यकता नहीं है। हमने बस क्या किया, C से A को मिला दिया, केंद्र को आपतन बिंदु से मिला दिया जाए, अभिलंब हो गया। अब यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा जिसको कहते हैं आपतन कोण, जिसको स्मॉल आई लिखते हैं, स्मॉल आई आपतन कोण। ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा जिसको स्मॉल आर परावर्तन कोण लिखते हैं। तो आई और आर फिगर में दिखा दिया गया, कोण आई और कोण आर। आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। चूंकि ये दोनों किरणें ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुआ है, तो मुख्य अक्ष और ये जो किरण हमने आपतित किया है समांतर है, तो समांतर रेखाओं के नियम से ये जो कोण आई है उतना ही कोण यहाँ पर होगा। इसको कहते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी एंगल आई हो गया। तो इस कोण का नाम हुआ, हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं और इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। ये समांतर त्रिभुज, जब भी दो समांतर रेखाएं हों और उसमें ये दो कोई भी लाइन काट दिया जाए तो ये एंगल हमेशा सेम होते हैं। इसको एकांतर कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर एंगल आई नीचे भी बना दिया, यानी ये भी एक
एंगल आई लिख दिया गया। तो त्रिभुज CFA में, अब इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, कोण FCA और कोण CAF, ये दोनों बराबर हुए। एक I है एक R है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि परावर्त का नियम यही था, I R बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उस त्रिभुज के दो भुजा भी बराबर होते हैं। इसका मतलब हो गया इंप्लाइज का सिंबल, अतः त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये नियम है। तो अगर ये कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा AF और इसके सामने का भुजा CF बराबर, यानी AF और CF आपस में बराबर हुआ, AF और CF आपस में बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अतः अगर हम C से लेकर P देखें, P से C का जो लेंथ होगा, PC को लिख सकते हो दो भागों में, CF प्लस FP, CF प्लस FP। CF की वैल्यू AF के बराबर है, समीकरण 1 का यूज किया जाए। समीकरण 1 से PC का मान CF तो रहेगा ही, सॉरी CF को हटा दिया, CF की वैल्यू जो है AF के बराबर, इसको CF को AF रख दिया, CF के स्थान पे AF डाल दिया गया, और जो FP है उसको छोड़ दिया गया, CF के स्थान पे AF रख दिया गया। क्योंकि ये जो हमारा दर्पण है, बहुत बड़ा दर्पण होगा नहीं, ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा किसी भी दर्पण के लिए A से F की जो दूरी है, यानी जो AF है और जो FP है या PF है, ये दोनों लगभग समान होते हैं। दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा होगा नहीं, ठीक है, उस केस में FP और AF का मान, तो चूंकि FP का मान जो है वह AF के लगभग बराबर होगा, FP और AF आपस में बराबर हैं। दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण ऐसा होगा, AF और FB बहुत ही लगभग समान होंगे। उस अवस्था में हम PC को लिख सकते हैं, PC बराबर AF के स्थान पे फिर से FP लिख दिया गया और प्लस FP। अब PC है क्या, P से C की दूरी त्रिज्या स्मॉल r, FP P से F की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f, दूसरा भी स्मॉल f, दो बार हो गया, यानी r बराबर हो गया 2f। अतः हम लिख सकते हैं f का मान r/2, यानी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ऐसा दिखाया जा सकता है। तो ये हमने अवतल दर्पण का उदाहरण लेकर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित किया। तो मुख्य इसमें परावर्तन का नियम और समांतर रेखाओं के नियम का इस्तेमाल करके इसे सिद्ध किया गया।